तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि इस बार गार्ड्स के बीच में झगड़ा हो चुका है और लियोनेल बताता है हमारे प्रिंस को कि इस बार सर्वेंट्स की बात नहीं है, गार्ड्स की बात है और मैंने आपको पहले ही बोला था। और फिर उसे बताता है कि सुबह असल में हुआ क्या था। और पहुंच जाते हैं हम मैदान में। यहाँ पर पूरी बर्फ जमी हुई होती है और दोनों के दोनों तरफ के सिपाही इधरली साइड और उधरली साइड अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परवाज के ट्रेनर होते हैं वो वहां से बर्फ को हटा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और इधर जो हमारे राजा के ट्रेनर होते हैं, काइनाइट्स होते हैं, वो उन्हें इंसल्ट करने के लिए कहते हैं कि हे जरा इधर आके इधर की भी बर्फ हटा देना, यहाँ की भी सफाई कर दे। और फिर उन लोगों को बुरा लगता है और वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, इस साइड का हम सफाई करेंगे और तुम अपनी साइड की सफाई करो, हम तुम लोगों की सफाई क्यों करें। और फिर वो चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे जो पिछले युद्ध में हमने तुम्हारी मदद की, अगर हम लोग वहां पर नहीं आते तो बार्बेरियंस तुम लोगों को मार गिराते। और दूसरा कहता है और कुछ नहीं तो हमें रिपे करने के लिए ही सही हमारे इधर की सफाई करनी चाहिए, तुम्हें तो हमारी सेवा करनी चाहिए, मगर तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर वो दोनों आपस में कहते हैं गुस्से में होकर कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता, अगर वो अटैक आगे तक आ जाता तो तुम लोग भी नहीं बचते, इसलिए तुम लोग अगर वहां पर मैदान पे उतरे थे तो अपनी मर्जी से नहीं उतरे थे। और इसी बात पे वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग और भी इकट्ठे हो जाते हैं और सब में धूमधार से झगड़ा होता है। और ये सारी बातें सुन के हमारे हीरो यानी कि हमारे प्रिंस तो सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं सच में ये सब कुछ हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। तो लियोनेल कहता है कि मैंने आप सबको पहले ही वार्न किया था मगर आपने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। और फिर कहते हैं लगता है मैडम परवाज तक भी ये बात अब तक पहुंच चुकी होगी। और फिर लियोनेल कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये बात ज्यादा गर्माहट में ना आए तो मैं उन्हें यहाँ पर बुला लूं, क्योंकि अगर पिछली बार की तरह वो पहले आई तो फिर आप जानते हैं पिछली बार की तरह ही सभा सजानी होगी। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ। और फिर लियोनेल कहते हैं मैंने ये नहीं कहा कि आप उससे डरते हैं, मगर मैं सिर्फ माहौल की बात कर रही हूँ, क्योंकि गलती तो हमारे बंदों ने की है ना। तो फिर हमारे राजा कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ उसे बुला लो, उससे मैं ही बात करता हूँ आराम से, ठीक है। और हाँ, अच्छे से पेश करना उसे, मतलब ऐसे बात मत बता के लेकर आना। तो वो कहता है कि ठीक है सर, आप फिक्र ना करें। और फिर हमारी हीरोइन की एंट्री होती है और वो गुस्से भरी आंखों के साथ आकर कहती है तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। और उसे देखकर हमारे हीरो समझ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लगता है तुम्हें पहले ही पता चल चुका है, इसलिए तुम्हारा मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे लोगों ने जो कुछ भी किया मैं जानता हूँ वो बहुत गलत था और उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो हमारी हीरोइन वहाँ पर बैठते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, आपकी माफ़ी को स्वीकार किया जाता है। और फिर कहते हैं कि मेरे बंदों ने जो भी बदतमीज़ी की और जो भी बातें बोली उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ मैं। तो फिर हमारी हीरोइन फिर से निराश आंखों के साथ बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, आपको इस तरीके से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे हीरो कहते हैं कि माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि गलती मेरे बंदों ने की है और ये बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए थी, बार बार मेरे बंदों को ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इसका कोई ना कोई हल चाहिए, हमें कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढना होगा ताकि इन लोगों के बीच में ये झगड़ा बंद हो जाए और दोनों के दोनों साइड के बंदे सही रहें और कोई भी दरार ना रहे। क्योंकि इस तरह से अगर आगे चलता रहा तो युद्ध में भी कहीं ना कहीं मुसीबत आ जाएगी, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। तभी लियोनेल कहता है कि क्यों ना आप लोग इन दोनों को ट्रेनिंग साथ करने के लिए कह दे। और ये बात सुन के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर दोनों के दोनों लियोनेल को देखने लगते हैं कि ये लियोनेल ने क्या बोल दिया। लियोनेल कहता है कि हाँ सही है ना, इससे पता चलेगा कि कितनी ताकत किस में है और दोनों के दोनों बराबर है। जब एक दूसरे की ताकत को नापेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे। और फिर हमारे हीरो कहते हैं ये बात सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि इनके सिपाही और हमारे सिपाही की ताकत बराबर है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर हमारी हीरोइन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है क्योंकि ये दोनों बराबर के हैं और वो तो टक्कर कर कर ही पता चलेगा कि कौन जीतता है। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारे हीरो को भी गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बोल रही है। और फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है,
हमारे बंदों के पास ज़्यादा टेक्निक है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि हमारे बंदों ने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। मगर यहाँ पर गार्ड से ज़्यादा इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा दिखाई दे रहा होता है और लियोनेल बेचारा सोच रहा होता है मैंने तो पंगा ले लिया, यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि अब दोनों के दोनों ये साबित करने पे लगे हुए थे कि मेरे गार्ड्स के अंदर ज़्यादा ताकत है और हीरो कह रहा था मेरे गार्ड्स के अंदर ज़्यादा ताकत है। और लियोनेल बेचारा कहता है कि ये झगड़ा हमें गार्ड्स तक ही रखना चाहिए, आपस तक नहीं, है ना। और इधर सीन शिफ्ट होता है तो यहाँ पर भी एक पूरी की पूरा सभा सजाई जाती है, मगर यहाँ पर गार्ड्स की होती है और आपस में एक दूसरे को देखकर वो चिढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें इनके साथ यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। अरे यार कौन सी बात है जो इस तरीके से करनी है इन्हें, हाँ अकेले अकेले बुला के बोल देते, हमें इन छोटों के साथ बुलाया है। और वो सोचते हैं कि इन लोगों के साथ अकड़ुओं के साथ क्यों बुलाया है, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे होते हैं। और तभी हमारे हीरो हीरोइन आकर सामने खड़े हो जाते हैं और सब सुनने के लिए बेताब होते हैं कि अब ये लोग क्या बोलने वाले हैं और आगे क्या होने वाला है। और हमारे हीरो की शान में जो उसके सिपाही होते हैं वो खड़े होकर इस तरीके से सर झुकाते हैं और हमारे हीरोइन के सिपाही तो हद ही कर देते हैं, वो तो अपने घुटनों पर बैठकर उसका आदर करते हैं। और ये चीज़ देख के हमारे हीरो हीरोइन के पास आकर कहते हैं कि ये जो तुम्हारे बंदे कर रहे हैं ये जरा गौर से देखना, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो हमारी हीरोइन भी थोड़ी शेखी मारती है, हाँ ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, हमेशा ही मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, मैंने कौन सा इन्हें सिखाया हुआ है ये। और फिर हमारे हीरो हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हसीन है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आज के बाद तुम लोग ट्रेनिंग साथ में करो। और ये बात सुन के इधर और उधर के सिपाही तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं महाराज, इन्हें पता भी है, इन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर इधर वाले बंदे इससे पहले कि कुछ बोले हमारे हीरो कह देते हैं कि तुम लोगों ने आज जो किया है का इससे बेहतरीन हल मुझे कोई नहीं मिला, वैसे भी आगे चल के हमें इस दोस्ती और याराने को आगे बढ़ाना है और यहाँ पर बहुत सारे काम और युद्ध हमें साथ में लड़ने हैं, तो ट्रेनिंग भी साथ में होनी चाहिए। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन चुपचाप खड़ी सुन रही होती है और कुछ नहीं कहती। और फिर इधर वाले बंदे कहते हैं ये हम क्या सिखाएंगे, हाँ ये तो हमसे सीखेंगे, इन्हें कौन सा ये वाली न्यू टेक्निक आती है। तो फिर हमारे हीरो ये बात को सुनकर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो युद्ध कलाएं हैं, जो दुश्मन के वारों को ये जानते हैं वो हम नहीं जानते। अगर इनकी टेक्निक को हम अपना लें तो हमारी ताकत दुगनी हो सकती है, और अगर हमारी टेक्निक को ये अपना लें तो फिर भी गार्ड नहीं मानते और कहते हैं कि हम इनकी टेक्निक अपनाएं। आप जानते हैं आप हमें क्या कह रहे हैं, हम ऑलरेडी इतने महान हैं, हमें इतनी सारी चीजें आती हैं। मगर फिर हमारे हीरो कहते हैं कि आने से कुछ नहीं होता, सारी जिंदगी सीखना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है वार किस तरफ से कैसे होने वाला है? ये सारी चीजें इन लोगों को पता है, इन लोगों ने सारी जिंदगी अपनी यहाँ पर युद्धों में निकाली है। और फिर सारे के सारे सिपाही एकदम से चुप हो जाते हैं और उन्हें आदेश दिया जाता है कि जो बोला गया है उन्हें करें, अगर ताकत दिखानी है तो आमने सामने दिखाएं, जुबान से नहीं। और फिर दोनों के दोनों बंदे आमने सामने हो जाते हैं, मतलब के साथ में ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। और इन लोगों की ट्रेनिंग को देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि शुक्र है ये सारी बातें आपने की, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं बोलती तो शायद मेरी कोई भी बात ना मानता। और हमारे हीरो कहते हैं बात मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब बात ये है कि ये देखना है कि इन लोगों में से कौन ताकतवर है। वैसे तो दोनों ही हैं, मगर ज़रूरी ये है कि जैसा कि लियोनेल ने बोला है कि इन लोगों की दोस्ती होनी ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर दोस्ती हो जाए। तभी एक जा रहे बंदे को बोलकर कहते हैं कि अरे तुम्हें मेरे साथ हमेशा लड़ना था ना, तुम्हें कभी मौका नहीं मिला मुझे हराने का, तो चलो आज दो दो हाथ हो जाएं। और फिर वो हंस के कहता है ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो पहला वार आपका। तो फिर हमारे हीरो कहते हैं कि पछताना मत, क्योंकि ये बात तुमने बोली है
और साथ में ही उस पे वार कर देते हैं और वो एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप एकदम से शुरू करने वाले हैं। आपको ये वार करने से पहले एक बार मुझे बता देना चाहिए था। हाँ, तभी हमारे हीरो का वो वार रोकने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत को लगा रहा होता है और फिर हमारे हीरो अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये बात बोल के कि पहला वार आप कर लीजिए, पछताओगे, और अब ये पछतावा तुम्हारे हिस्से में है। और इस तरीके से वो फिर हमारे हीरो के वार को पीछे करता है और सीधा खड़ा होकर अपना वार करता है। मगर हमारे हीरो भी कुछ कम नहीं होते, वो भी अपने दांव पेच लड़ाकर उसके सामने आ जाते हैं और दोनों में घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध को देखने के लिए सारे के सारे सिपाही भी इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो चलो वो देखो प्रिंस लड़ रहे हैं, अरे अरे मजा आ रहा है, वाओ। इन लोगों को आमने सामने देखकर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जोर जोर से और नाम ले रहे होते हैं यहाँ पर कौन जीतने वाला है। मगर आखिरकार हमारे हीरो तो हमारे हीरो ही हैं, वो अपना पहला वार करते हैं और फिर जीत जाते हैं। और ये जीत देखकर तो सारे के सारे दंग रह जाते हैं और दोनों सिपाही जो आपस में इस वक्त तक लड़ रहे थे वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये वार बड़ा अच्छा था, लगा ही नहीं ये कोई इंसान लड़ रहा है, मतलब इतनी ज्यादा फुर्ती। और दूसरा कहता है सही कहा, ये भी एक टेक्निक होती है, हमें भी सीखनी चाहिए। और सब लोग आपस में हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि डैनियल भी देखकर खुश होता है और हमारी हीरोइन से कहता है कि आखिरकार महाराज ने अपना काम कर ही दिया, युद्ध के मैदान पर खुद उतरकर सारी की सारी जो नफरत थी वो खत्म कर दी। और हमारी हीरोइन अपना सर झुकाकर कहती है सही कहा, उन्होंने ये कर दिखाया और ये सच में हो गया। कुछ महीनों के बाद जब बर्फ पूरी पिघल जाती है, हमारे हीरो हीरोइन वहां पर दूरबीन लेके खड़े देख रहे होते हैं कि ये कोई स्ट्रक्चर है, मगर ये किसने बनाया है और ये किस चीज का है। हमारे हीरो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ गेस कर सकती हो। तो वो कहती है कि ये बार्बेरियंस ने बनाया है। तो वो कहता है कि क्या ये इन्होंने खुद बनाया होगा। तो वो कहती है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मगर ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं लग रहा और बार्बेरियंस इतना दिमाग नहीं लगाते। और फिर वो कहता है कि क्या उन्होंने किसी के साथ गठबंधन करके ये सब कुछ किया होगा, तुम्हें क्या लगता है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती, तो हो सकता है कि कहीं उन्होंने गठबंधन किया हो। तुम्हें क्या लगता है किसके साथ गठबंधन किया हो सकता है, इग्राम के साथ या किसी और सभ्यता के साथ। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता इग्राम्स वापस आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उन्हें काफी धूल चटाई है। अगर वो सच में इस बार यहाँ पर आए हैं तो फिर इसका मतलब कि बहुत सोच समझ कर आए होंगे और बहुत बड़ी तैयारी कर कर आए होंगे। तो हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो एकदम से पुरानी सोच में खो जाती है कि जब वो छोटी थी तब उसने पापा से कहा था कि ये लोग फिर आ गए, क्या हम इन्हें अपने शहर में निवास नहीं दे सकते। तो उसके पापा बताते हैं कि नहीं, ये जो फॉरगॉटन लैंड वाले हैं ये तुम्हें नहीं पता, ये लोग दूषित होते हैं। दूषित? इसका मतलब क्या होता है पापा? तुम्हें नहीं पता, इनके खून में ही कुछ अजीब सी चीजें हैं। ये किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते और ये हमेशा अग्रेसिव रहते हैं। इन्हें बस जो चाहिए वो चाहिए होता है, इसीलिए हम इन्हें चाहकर भी यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। मगर अगर कोई इनका साथ दे दे या इनके वश में आ जाए तो पापा, तो तुम नहीं जानती, वो भी बिल्कुल इनके जैसा ही बन जाता है। इसीलिए तो हमारा प्रवास देश आज इस चुनौती से जूझ रहा है। अगर ये ना होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। कई बार यहाँ के राजा ने उनके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश की, उन्हें कहा कि उन्हें जो चाहिए वो दे देंगे, मगर उन्हें ऐसे लेने से अच्छा लूट करना पसंद था। इसीलिए तो फिर हमें राजा की शरण में जाना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि हमारा साथ दे। इस तरीके से तो हम इंपीरियर फैमिली यानी कि इस राज्य घराने के साथ जुड़ गए। नहीं तो अगर वो हमारा साथ देते तो आज जिंदगी कुछ अलग होती। और सबसे बड़ी बात, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसलिए वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। और इस तरीके से हमारी हीरोइन अपनी यादों से बाहर आके कहती है कि नहीं, ये बार्बेरियंस नहीं कर सकते, इनके साथ जरूर कोई और मिला हुआ है, मगर कौन वो नहीं जानते। तभी उसी वक्त एक सिपाही आकर कहता है कि जंग छिड़ चुकी है, बार्बेरियंस ने हम पे हमला कर दिया है
और हमारे हीरो हीरोइन तो एकदम से चौंक जाते हैं कि क्या प्रवास वहां पर देखे, और दोनों के दोनों वहां देखने लगते हैं और वहां पर गोलों की तोपें होती हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि एक बार्बेरियंस अटैक करने से पीछे नहीं हटता और अपनी जुबान निकाल कर कहता है कि ये लो हमारा पहला हमला, और उसके साथ ही वो उस मशीन को चलाता है और वहां से फेंकना शुरू कर देता है, जो कि शरेआम होते है युद्ध शुरू होने का ऐलान। और उसके साथ ही हमारी हीरोइन वहां से फटाक से निकल जाती है, ये बोलते हुए कि हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। और हमारे हीरो तो वहीं पर खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अभी क्या हुआ, क्योंकि उन्हें अभी इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इससे पहले कि वो हमारी हीरोइन से कुछ बात करते या पूछते या उसे रोकते, हमारी हीरोइन वहां से निकल चुकी थी और सीधा जाके वहां पे अपने जंगबाजों के पास पहुंच जाती है और दरवाजा खोलते ही कहती है कि रिपोर्ट दो। और सामने वाला कहता है कि हाँ, ये लोग 2000 है, इससे ज्यादा बंदे हम नहीं हैंडल कर सकते और ये बहुत ज्यादा लोग होंगे। तो फिर वो कहती है क्या बता सकते हो कि ये कौन सी सभ्यता है? तो फिर दूसरा कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये इग्राम्स ही हैं। वो अपने मन में सोचने लगती है कि इग्राम्स, अभी तो वो हमसे हार कर हटे हैं, फिर इस तरीके से दोबारा हम पे हमला, आखिर ये क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? हमारी हीरोइन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर वो कहती है कि आगे बताओ। तो वो कहते हैं कि इनके पास तोपे और घोड़े भी हैं और वो फॉरगॉटन लैंड के हैं और घोड़े इस बार भी बहुत ज्यादा गिनती में हैं। हमारे लोग तो इनके आधे में हैं, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो फिर हमारी हीरोइन एकदम से झंझट जाती है और सोचने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा अपने इन लोगों के लिए। मुझे योर हाइनेस से इस बार पहले खुद जाके मदद मांगनी होगी। उम्मीद करती हूँ वो मेरा साथ देंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन पूरा तैयार होकर हमारे हीरो के पास पहुंच जाती है। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसके बदले में जो भी इसका अंजाम होगा इस युद्ध का, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे बंदों को कुछ हुआ तो यहाँ पर हमें भी खतरा होगा, हमारे लिए भी यहाँ पर कुछ सुरक्षित नहीं होगा। तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि अंजाम भुगतने के लिए कि तुम अकेली ही तैयार हो? तो वो कहती है अगर यहाँ पर आप नहीं आते तो हमें ये बार बार हमलों का सामना नहीं करना पड़ता, मगर फिर भी हम आपकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी बात सुनो, देखो कि एरोगेंस के मामले में मैं भी बहुत तेज हूँ, मगर तुम्हारे अंदर एरोगेंस मेरे से ज्यादा भरी हुई है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम परवाज को अकेले ही बचाना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि किसी और को यहाँ की परवाह ही नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, अंजाम भी भुगतने को। तो वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं यहाँ की सेवियर हूँ ना। तो फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अगर सच में तुम साथ चाहती ही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, और अगर तुम जिम्मेदारी उठाने की बात करती हो तो वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, और अगर तुम कहती हो कि तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो ठीक है, अगर युद्ध जीते मैं जो चाहूंगा तुमसे मांग लूंगा, ठीक है? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन खुश हो जाती है और फिर दोनों बाहर पहुंच जाते हैं युद्ध के मैदान में। यहाँ पर अब ये युद्ध एक साथ लड़ा जा रहा होता है। सामने उनको देखकर परवाज कहती है कि ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और योर हाइनेस कहते हैं कि हाँ, इनकी तैयारी देखकर तो यही लग रहा है। और फिर वो कहती है मगर इतने सोर्स इनके पास आए कैसे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन्हें ये सारी सहूलत मिल सकती है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर कोई गद्दार नहीं है जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया, तो जरूर किसी ने इनकी मदद बाहर से की है। और हमारी आशा सोचने लगती है कि बाहर से मदद कौन कर सकता है। और फिर हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि वही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिर हमें तंग करके किसको फायदा होने वाला है? कौन है जो हमें बार बार ललकार रहा है? किसके पास इतना पैसा है जो पानी की तरह बहा रहा है और जो सारी ताकत यूज कर रहा है इस परवाज को मिटाने की? और उसके दिमाग में सिर्फ उसकी स्टेप मदर का चेहरा ही आता है, और यही चेहरा हमारी हीरोइन के दिमाग में भी आता है। और फिर उसे याद आता है कि इसलिए शायद वो कह रहे थे कि महाराज को परवाज में बुलाने का मतलब है कि परवाज की भी साथ में बर्बादी होना। क्या सच में यही मतलब था? और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि क्या हुआ,
तुम्हें डर लग रहा है? तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे डर लग रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है? इतने छोटे से मसलों के लिए हमें डरना चाहिए क्या? मैं तो बस ये सोच रही थी कि हम इनका अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो अब साथ में काम करने वाली है। थैंक्स टू यू, जब से ये लोग साथ में पूरी ट्रेनिंग करने लगे हैं अब ये अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो हमारे हीरो कहते हैं कि सही कहा तुमने, ये अब अच्छे से घुल मिल गए हैं। और हमारी हीरोइन कहती है तो मैं तो बस अब इन्हें हारता हुआ देखना चाहती हूँ कि ये अब किस अंजाम में पहुँचने वाले हैं। हमारे हीरो कहते हैं तुम्हारे एक्सप्रेशन पर मुझे ज्यादा कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तो वो कहती है कि मैं गुस्से में हूँ, समझ में आई तुम्हें? और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। और वो सबको आदेश देकर कहते हैं कि हम 3 टुकड़ों में बांटे जाएंगे, तुम और मैं साथ में जाएंगे फ्रंट लाइन पर, और गार्ड बेली एंड सलोन तुम दाएं और बाएं दोनों तरफ को संभालोगे, और मिस्टर डोनोवान आप कासल को प्रोटेक्ट करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों मेरी बातें समझ चुके हो। और तीनों के तीनों जोर से चिल्लाकर कहते हैं यस सर। तो मैदान में पहुंचकर हमारे प्रिंस सबको उनकी जिम्मेवारी देते हैं। अपनी तरफ के गार्ड्स को ही नहीं बल्कि परवास के गार्ड्स को भी बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस तरीके से उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपकर वो पहुंच जाते हैं मैदान में। और मैदान में पहुंचकर कहते हैं कि अब आप लोग रेडी हैं? तो सारे के सारे कहते हैं यस सर। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर जंग की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो हीरोइन को देखकर कहते हैं कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तो वो कहती है कि सेम वही जो पिछली बार कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है तो फिर अब मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है। चार्ज! आवाज सुनते ही सिपाहियों में जोश आ गया और सब के सब बस एक ही धुन में सवार हो गए और सब साथ में बोलने लगे अटैक। घोड़ों के साथ पैदल सब लोग एकदम से वहां पर आंधी की तरह दौड़ने लगे। वो ऐसा मंजर था मानो पूरी की पूरी मिट्टी आसमान की तरफ उड़ रही हो। सामने दुश्मन खड़ा था और हमारे हीरो बहुत ही तेजी के सामने उसके आते हैं और हमारी हीरोइन को देखकर कहते हैं कि मैं अपना पीछे का हाल तुम्हारे हिस्से में छोड़ रहा हूँ माय लेडी। उम्मीद करता हूँ मैं तुम पे भी भरोसा कर सकता हूँ। और वो कहती है फिक्र ना करे। हमारे हीरो आगे आ रहे बंदों को मारते जा रहे होते हैं और पीछे जो कोई भी छूट रहा था उसे हमारी हीरोइन जिंदा नहीं छोड़ रही थी। अपने हीरो की यानी कि अपने पति की बैक संभालते हुए दोनों में इतना जोश हो रहा था, खून उनकी आंखों में उतरा हुआ था, हर तरफ लहू लहू लहू, मानो एक अजीब सी दुनिया में इन लोगों ने पैर रख दिया था। और दुश्मन भी सामने देखकर यही कह रहा था अरे आगे बढ़ो, वो देखो वो यहीं पे है, हाँ अपना वार शुरू करो। और तभी हमारे हीरो की नजर उस पे पड़ती है और वो कहते हैं कि तुम किधर जा रहे हो, पहले इधर तो नजरें मिलाओ। मतलब के शेर और शायरी हमारी जंग के मैदान में भी हो रही है और हमारे हीरो उसे दूसरा मौका ना देते हुए सीधा उसके सीने में तलवार डाल देते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और चारों तरफ तलवार शू 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 हवा के साथ बातें करते हुए लोग, कोई इधर मर रहा है, कोई उधर उड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। मतलब कि सब जगह लहू, एक भूचाल सा हुआ पड़ा था। दुश्मनों के बीच से निकलकर जब चार्ल्स आगे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये ऐसे आगे कैसे निकल गया, क्या इसने हमें देखा नहीं? नहीं। दूसरा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो हमें मारकर जाना चाहिए था ना। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत उनके आगे नहीं पीछे से आ रही है। हमारी हीरोइन एक ही वार करके दोनों को ढेर कर देती है और सच में वो इस वक्त काली और दुर्गा का रूप लग रही होती है जो दैत्यों का संहार करती है। और हमारे हीरो तो ये उसका मंजर देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में अगर पीछे से कोई वार संभाल रहा हो तो काम करना काफी आसान होता है। ये बहुत अच्छा है। हमने दुश्मन की सेना वार करने के लिए तैयार खड़ी होती है। ये देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि तुम्हें सामने देखना चाहिए, ठीक है ना? मुझे मत देखो और सामने देखो।
और हमारे हीरो कहते हैं कि सच में इसका ध्यान पूरा युद्ध पे लगा हुआ है और कितनी अग्रेसिव होके लड़ रही है, मगर फिर भी पीछे से वार संभालने वाली अच्छी होती है। तो वो कहती कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा है कि सामने देखो, और खुद अपनी पीठ के पीछे देखती नहीं है। कोई वार करने आ रहा है और संभालते हुए उस वार को हमारे हीरो अपनी तलवार निकालकर हमारी हीरोइन को बचा लेते हैं और हमारी हीरोइन की आंखें एकदम से कटी की कटी रह जाती हैं कि ये क्या हुआ। और फिर कहते हैं कि मुझे राय देने से पहले तुम्हें अपनी पीठ का भी ध्यान रख लेना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, ये मुझ पे उधार रहा। तो वो कहते हैं कि हाँ, उधार तो काफी कुछ आज मुझ पे भी रहा। और फिर दोनों फिर से उतर जाते हैं अपनी तलवारों के साथ मैदान में और यहाँ पर फिर से एक तांडव शुरू हो जाता है। इन दोनों को साथ लड़ते हुए देखकर इनके जो एंटी फाइटर्स भी होते हैं वो भी कहते हैं कि देखो ना, इतने कितना कोऑर्डिनेशन है, कितने अच्छे से ये लोग लड़ रहे हैं, है ना। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये दो शरीर हैं या एक जान। और फिर दूसरा कहता है कि सही कहा तुमने, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपने वार का ध्यान देना चाहिए। और फिर उस बंदे को मार कर सामने वाला कहता है कि फिक्र ना करो डार्लिंग, मैंने ये तलवार किसी शो ऑफ के लिए नहीं रखी है। और दोनों हंसने लगते हैं और फिर उतर जाते हैं अपने अपने रास्ते में लोगों को मारने के लिए। यहाँ पर तांडव हो रहा होता है, मौत का तांडव, हर तरफ खून 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 बस। और आगे चल के हम देखते हैं कि इन्हें कोई अपनी दूरबीन से देख रहा होता है और कहता होता है कि हाँ, ये युद्ध का मंजर बहुत ही अजीब होता है ना। सच में ये देखने में भी अजीब है। जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ये हमारे सिपाही हैं और जिनके पास कपड़े नहीं हैं वो बारबेरियंस हैं। हाँ, इस तरीके से ये आसान है समझना, इस युद्ध को समझना काफी आसान है। मगर हमारे प्रिंस कहाँ है? योर हाइनेस को ढूंढना पड़ेगा अब मुझे। अरे ये कहाँ पर है? और अपनी दूरबीन को सेट करते हुए वो देखने लगता है कि ये रहे योर हाइनेस। मगर ये उनके पीछे कौन है? ये मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाल लंबे हैं। ये कौन है? हर हाइनेस, ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या ये खुद इस युद्ध में महाराज के साथ चले गई? क्या सच में? यकीन नहीं आ रहा। और हमें भी यकीन नहीं आता क्योंकि ये देख रहा होता है वही पेंटर जो हमारे हीरो हीरोइन की पेंटिंग बनाने आया हुआ होता है। और वो एकदम से हमारे हीरो हीरोइन को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ये लोग, ये तो लग ही नहीं रहा कि दो बदन है, ये तो दो बदन एक जान लग रहे हैं। सच में इन दोनों का फेस एक्सप्रेशन भी बिल्कुल एक जैसा है और वार भी। ये क्या है? बंद दरवाजे में मैंने इन्हें कहा कि बिल्कुल अपना प्यार दिखाएं और जिसे मैं पेंटिंग में उतार सकूं, मगर इनका प्यार तब उस वक्त वहां पर एक चेयर पर बैठे हुए नजर ही नहीं आया। मगर अब इन लोगों की आंखों में जो प्यार दिख रहा है वो सच में प्यार है और मैं इसे ड्रॉ जरूर करूंगा। मैं इस मौके को कभी नहीं छोड़ सकता। सच में अब मुझे समझ में आया कि जिन लोगों ने अपना प्यार इन चार दीवारों में नहीं दिखाया वो अपना प्यार जंग के मैदान में दिखा रहे हैं। और सच में ये सबसे अजीज पेंटिंग होने वाली है मेरी जिंदगी की सबसे कीमती पेंटिंग। सच में मैं बहुत खुश हूँ इसे ड्रॉ करते हुए। और वो साथ में ही हमारे हीरो हीरोइन को ड्रॉ करने लगता है। इधर दूसरी तरफ बारबेरियंस गुस्से में कहते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं बताया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। सच में ये सारी चीजें हमें पहले बतानी चाहिए थी। मैं उन्हें श्राप देने वाला हूँ, सच में मैं उन्हें क्रश करने वाला हूँ। और तभी हमारी हीरोइन ये बातें दूर से सुन रही होती है क्योंकि वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं और वो कहती है कि ये सब क्या है। और हमारे हीरो कहते हैं कि साफ पता चल रहा है कि ये युद्ध अपनी मर्जी से यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं। तो वो कहती है मुझे भी यही लग रहा है। और फिर कहते हैं तो फिर इसका मकसद क्या हो सकता है? हमारे हीरो कहते हैं कि शायद मुझे परेशान करना, बार बार यहाँ पर आके तंग करना, यही हो सकता है। सच में अगर ऐसी बात है तो हमें आज उन्हें पूरा खत्म कर देना होगा ताकि वो दोबारा यहाँ पर कभी पलट कर भी ना देखे। और हमारे हीरो तलवार आगे करके कहते हैं कि सही कहा, मुझे तो तुम्हारा ये स्टाइल पसंद आया। तो
तो स्टोरी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे हीरो हीरोइन एक दूसरे का साथ देते हुए एक ग्रामिक्स के खिलाफ यानी कि बार्बेरियंस जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके खिलाफ किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। वो सामने आ रहे दुश्मन को बिल्कुल भी माफ नहीं कर रहे। इधर हमारी हीरोइन हमारे हीरो की बैक पूरे अच्छे से संभाल रही है ताकि उस पर कोई भी वार ना कर पाए पीछे से, और इस तरीके से दोनों अपना फर्ज बाखूबी निभाते हैं। और जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं बार्बेरियंस घबरा जाते हैं और वहां पर एक चिल्लाकर कहता है कि इन बदमाशों ने हमें झूठ बोला, हमें धोखा दिया, मैं इन्हें श्राप देने वाला हूँ, सच में अगर मैं मरा तो मैं इन्हें बख्शूंगा नहीं। और ये सब सुनकर हमारी हीरोइन कहीं ना कहीं वहीं पर रुक जाती है और फिर महाराज की तरफ देखती है कि इससे साफ पता चल रहा है कि ये खुद नहीं आए हैं। और हमारे महाराज भी कहते हैं कि हाँ, इससे साफ पता चल रहा है कि इनके पीछे कोई और है और ये जीतने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, ये सिर्फ मुझे बार बार तंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर ये जीतना चाहते तो ये इस तरीके से नहीं लड़ते। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है तो ठीक है, अगर ये यही चाहते हैं तो इससे पहले कि ये बार बार हमें तंग करें हम इन्हें बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारा ये स्टाइल काफी पसंद आया, तो ठीक है, हम इनका सफाया एक ही बार में कर देते हैं। और फिर चिल्लाकर कहते हैं अकेले इन बार्बेरियंस का यहाँ आना बंद कर देते हैं, इन्हें दिखाते हैं कि यहाँ बॉर्डर पर कौन लड़ रहा है। 3rd बटालियन बॉर्डर को सील कर दो, यहाँ पर आज इनकी कब्रें बननी चाहिए इसी परबाज में। और इस तरीके से हमारे हीरो का ऑर्डर सुन के सारे अटैक करना शुरू कर देते हैं उन पर और चारों तरफ एकदम से खलबली मच जाती है। और हमारे बार्बेरियंस तो बेचारे एकदम से फंस जाते हैं क्योंकि चारों तरफ से उन्हें अब हमारी सेना ने घेर लिया होता है। और जिस तरीके से वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं मानो ऐसे होता है कि वो एक दूसरे को खा ही जाएंगे। और इधर कुछ और ही अजीब सीन होना शुरू हो जाता है क्योंकि जितने भी बार्बेरियंस होते हैं वो मरना तो चाहते हैं मगर इन सब से नहीं, वो कहीं ना कहीं बच बचाकर हमारे महाराज के पास जाते हैं जिन्हें हमारे महाराज बहुत आसानी से खत्म कर रहे थे। सारी सेना इधर उधर भगदड़ में लगी हुई थी मगर फिर भी ये कुछ अजीब सा हो रहा था। और हमारी हीरोइन भी देखती है कि ये सब मरना तो चाहते हैं मगर सिर्फ महाराज के हाथों से। ऐसी क्या बात है और यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। और हमारे भी हीरो सोचने लगते हैं, मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं मगर कोई भी अपनी जान देने के लिए खुद उतारू हो और मेरे पास खुद मरने के लिए आ रहा हो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या कुछ तो है जो हमारी समझ से बाहर है, और वो क्या है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ बार्बेरियंस मरने से पहले अजीब सी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं और चिल्लाते हैं। और जब वो ऐसे चिल्ला रहे थे तो कईयों की तो आंखें काली हो रही थी बिल्कुल, और कईयों की बिल्कुल लाल जैसे आग उगल रही हो। और हमारे हीरो हीरोइन उन्हें देख रहे होते हैं कि ये सब क्या है, ये क्या कर क्या रहे हैं, ये लोग क्या अपनी भाषा बोल रहे हैं। और हमारे हीरो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने ये आवाज कहीं सुनी है, तो फिर वो कहते हैं कि क्या ये इनकी लैंग्वेज है। और फिर हमारी हीरोइन को याद आता है कि नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है पिताश्री ने कहा था कि ये अपनी लैंग्वेज कभी भी किसी भी वक्त यूज नहीं करते और इनकी कोई लैंग्वेज ऐसी है भी नहीं। मगर ये तो कुछ और ही है, ये क्या है, ये कुछ अजीब सा था जो दोनों की समझ से बाहर था। हमारी हीरोइन भी परेशान हो रही होती है कि ये बार्बेरियंस ही हैं क्या, क्योंकि बार्बेरियंस कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते और वो किसी दूसरे के सामने तो ऐसा नहीं करते। और फिर हमारी हीरोइन उसके पीछे आ रहे एक बंदे को और मारकर कहती है कि आप पर एक जान और उधार रही है। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ सही है। और फिर अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये आवाज़ मैंने कहाँ सुनी है, ये लैंग्वेज मैंने कहीं तो सुनी हुई है। और फिर वो एकदम से बैक फ्लैश में चले जाते हैं। जबकि वो छोटे हुआ करते थे तो एक बार उनकी बग्गी रास्ते से गुजर रही थी, और जब वो उस रास्ते से गुजर रही थी तो वो बग्गी के अंदर बैठकर उन्हें यही लैंग्वेज की आवाजें आ रही थी जो कि इस वक्त वो यहाँ पर सुन रहे थे। उस वक्त भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और क्या बोल रहे हैं, मगर फिर भी वो आवाजें ऐसी थी कि हमारे महाराज के कान तक आसानी से पहुंच रही थी। और वो कोई और नहीं
मैजिशियन थे जो कि जादू करना जानते थे अच्छे से, और वो अपने हाथ फैलाकर कुछ बोल रहे थे। और तभी हमारे हीरो अपने ख्वाबों में खोए होते हैं कि एक बार्बेरियंस आके पीछे से हमारे हीरो को वार करने लगता है, और तभी हमारी हीरोइन चिल्लाती है चार्ल्स, मगर वो सुनता नहीं और फिर एकदम से आगे आकर उस बंदे को मार देती है। और इस तरीके से वो फिर से हमारे हीरो की जान बचा देती है। और हमारे हीरो फिर उसे देखकर कहते हैं कि अच्छा किया तुमने। और फिर वो कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा ध्यान इस वक्त कहाँ पर है, तुम्हें इस वक्त ध्यान यहाँ पर देना चाहिए, ना कि कहीं और। हमारे हीरो कहते हैं कि ये जो बोल रहे थे मेरा ध्यान उस पर था। तो वो कहती है कि ये वैसे भी मरने वाले हैं, इन सब बातों के ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हमारे हीरो कहते हैं कि सच में युद्ध में अक्सर लोग अपना आपा खो देते हैं, और यहाँ पर मुझे देखकर वही लग रहा है। तो वो कहती है कि हाँ, रॉयल फैमिली भी कुछ ऐसा ही करती है। और तभी वो अपनी आंखें बंद करते हैं कि हाँ, सच में मुझे लग रहा है कि मैंने अपना कुछ वक्त के लिए आपा खो दिया है। और फिर अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हैं हीरोइन को और कहते हैं कि तभी तो मुझे ये खूबसूरत लग रही है ना। और इसके साथ फिर युद्ध और आगे बढ़ता है, और हमारे हीरो बड़े स्टाइल से कहते हैं माय डियर वाइफ, चलो इनका सफाया अच्छे से करते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है फिक्र ना करें, मैं आपके पीछे ही हूँ, शुरू करते हैं। और इस तरीके से वो फिर से युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं अपनी तलवारों को लेकर, जहाँ पर फिर से एक बार खून खराबा, लहू लुहान, पूरी की पूरी जमीन इस वक्त लाल हो चुकी होती है। यहाँ पर कुछ भी और दिखाई नहीं देता, जिधर भी देखो बस लाशें ही लाशें, खून ही खून, यही सब कुछ चल रहा था। और एक वक्त के बाद सारा कुछ खात्मा हो चुका था और सूरज भी ढल चुका था। हमारे हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो चुका था। ये युद्ध के बाद की शांति थी। सूरज ढलने वाला था और उसकी रोशनी एकदम से तेज हो चुकी थी, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो उसकी रोशनी अक्सर तेज हो जाती है। और हमारे हीरो पीछे पलट कर देखते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए, हमने सबको खत्म कर दिया। और हमारी हीरोइन ये बात सुनकर अपने पूरे खुशनुमा चेहरे और उड़ते हुए बालों के साथ कहती है कि हाँ, आखिरकार हमने कर दिखाया, हम जीत गए। और ये बात सुन के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और ये देखना कुछ अजीब सा था। लोगों के जीतने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और खुद को रोक नहीं पाते, और अपने कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। न जाने ये कौन सा खिंचाव था जिसके बारे में ना आशा जानती थी ना ही चार्ल्स, बस दोनों इस वक्त में बह गए। और फिर किस करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और बधाई देने लगते हैं। तभी दूर खड़े लोग भी एकदम से चिल्लाने लगते हैं, हुर्रे, हम जीत गए, हम जीत गए महाराज, हम जीत गए। और सब लोग चिल्लाकर उन्हें देखते हैं और वो दोनों भी पलटकर उन्हें देखते हैं। सच में ये जीत इनकी ही थी। कहानी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारी नीना हमारी मिस परवाज़ को बड़े ही प्यार से नहला रही होती है, और हमारी परवाज़ तो इस वक्त कंफ्यूज होती है, क्योंकि आज उसे जाना जो होता है प्रिंस के पास। तभी वो नीना से कहती है कि वो जो ऑर्नामेंट हमें योर हाइनेस ने दिया था, वो क्या तुमने संभाल के रखा है? तो हमारी नीना तो एकदम से शॉक में रह जाती है कि आज हमारी प्रिंसेस को क्या हो गया है, वो अचानक से ये क्यों मांग रही है। तो वो फिर सोचती है वो वाला ऑर्नामेंट, हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है, क्या आपको वो मैं लाके दूं? और वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो अभी लेकर आती हूँ और आपको एक शानदार सी मसाज देती हूँ उसके साथ। और ये बोल के वो वहां से फटाक से निकल जाती है, और हमारी हीरोइन तो बेचारी वहीं पे बैठी रहती है और सोचती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब वो ऑइंटमेंट ले आती है तो उस ऑयल से अच्छे से मसाज करती है, और तभी कहती है कि ये मसाज आपके स्ट्रेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी खुशबू तो लीजिए ना कितनी अच्छी है, मुझे लगता है टाइम टू टाइम आपको ये मसाज कराते रहना चाहिए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कभी भी नहीं, क्योंकि अब दोबारा अगर मैंने इसे ऑयल को यूज़ किया तो मुझे आज इस रात के बारे में याद आएगी। और तभी हमारी नीना कहती कि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको आपका नाइट गाउन ला दूं। तो हमारी हीरोइन एकदम से चुप होके कहती कि नीना एक बात बोलूं तुमसे,
क्या तुम प्लीज मुझे वही वाला गाउन ला के दे सकती हो जो तुम लास्ट टाइम मुझे बता रही थी। और बेचारी को इतनी शर्म आती है कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल के उसकी तरफ देख पाती। और तभी हमारी नीना की तो मतलब के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है कि क्या, इसका मतलब आज रात आप अपने कमरे में नहीं रहने वाले हैं। और फिर बेचारी उसी वक्त भाग जाती है, हाँ हाँ मैं अभी लेकर आ रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और वो जिस तेजी से भागती है मतलब कि उसे ज्यादा जल्दी है। और देखते हैं फिर इसी तरीके से अगले सीन में कि हमारी हीरोइन ने वो नाइट गाउन पहन लिया होता है और सच में ऐसे लग रहा है किसी सोल्जर को ना नाइटी पहना दी गई हो। और सच में वो बेचारी बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही होती है और एक बुत बन के बैठ जाती है। तभी हमारी नीना उसके बाल कंघी करती है और फिर कहती है कि आप कहें तो मैं थोड़ा सा मेकअप भी कर दूं आपके चेहरे पर। तो हमारी हीरोइन कहती है कि मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतनी रात को मेकअप क्या करके करना है, और हाँ अब तुम जा सकती हो। और मेरी बात सुनो, आज रात के बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं कहोगी। और फिर हमारी नीना वहीं पर खड़ी होकर सर झुकाती है और कहती है आप फिक्र मत करें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी हमारी हीरोइन उठ के रेडी हो जाती हैं और फिर अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी मैयत पे जा रही हूँ, मगर कोई भी मुझे देखेगा तो यही फील करेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं उनके लिए ये नहीं कर सकती। मैं वैसे भी अपने इस मुल्क पर कोई भी कर्जा नहीं रख सकती, अगर ये एक रात से चुकता होता है तो मैं ये जरूर करूंगी। आज तभी बिल्कुल चोरों की तरह अपने ही महल में अजीब से कपड़े पहन के निकल जाती है ताकि उसे कोई भी जाता हुआ ना देखे। और इधर हमारे हीरो सोच रहे होते हैं दारू पीते हुए कि अगर वो यहाँ पर आई तो किस तरीके से वो उससे बात करेगा। बेचारा सच में कितना परेशान है इस चीज को लेके। और तभी हमारी हीरोइन नॉक करती है और वो कहता है कौन है, अंदर आ जाओ। और तभी हमारी हीरोइन एंटर करती है। जब वो एंटर करती है तो उसकी ऑइंटमेंट की खुशबू हमारे हीरो तक पहुंच जाती है, जिस स्मेल करते ही हीरो सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में आ गई है। मैं इस पेमेंट को कभी भी मंजूर नहीं करूंगा, भले ही ये किसी भी रूप में यहाँ पर आई हो, मैं इसे भगा दूंगा। और फिर गुस्से से कहते हैं टाइम देखा है तुमने, इतनी लेट क्यों आई हो। और फिर एकदम से बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। जब हमारी हीरोइन अंदर एंट्री करती है और अपना ऊपर का गाउन उतारती हुए कहती है कि मैंने तो बहुत कोशिश की मैं जल्दी आ जाऊं, मगर फिर भी थोड़ा वक्त लग ही गया, आई एम सॉरी। और ये देखकर तो हमारे हीरो की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैंने तो सोचा था कि इसे थोड़ा सा तंग करके इसे यहाँ से वापस भेज दूंगा, मगर इसे इस तरीके से देख के दिल में आ रहा है कि क्या हम लोग सच में आज रात कुछ कर सकते हैं। और बेचारा नशे की हालत में वहीं से खड़ा होने लगता है और तभी उसका पाँव एकदम से सामने वाले टेबल पे लगता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा के गिरने लगता है और हमारी हीरोइन उसे पकड़ने लगती है। तभी वो कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें पास आने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम सच में तो ठीक हो ना। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली वो मुझे थोड़ी सी चढ़ी हुई है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो हमारी हीरोइन कहती है ठीक है। तो फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ अब बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, मुझे लगता है ये रात बस यहीं तक काफ़ी है। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है हाँ ठीक है, फिर मैं अभी जल्दी करती हूँ, और साथ में ही अपनी गाउन को खोलने लगती है। और फिर एकदम से जब वो ऊपर के गाउन को उतारती, हमारी हीरोइन की बॉडी इस वक्त इतनी स्पार्कल लग रही होती है मानो कि एक चांद चमक रहा हो, और वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिसके रिफ्लेक्शन से हमारे हीरो बेचारे तो अपनी सुध बुद्धि खो देते हैं और एकदम से उसे देखने लगते हैं कि मतलब ऐसे आज तक प्रिंस ने उसे देखा ही नहीं होता, हमेशा उसे एक सिपाही की वर्दी में तो देखा है। तो वो एकदम से चौंक जाता है उसे इस रूप में देखकर।
और फिर उसके पास जाता है और उसके पास जाकर उसके बालों को पकड़ने लगता है। और हमारी हीरोइन तो बेचारी जो युद्ध के मैदान में हमेशा तलवार पकड़ के खड़ी रहती है, आज इतनी शुई मुई सी बन के ऐसे चुपचाप खड़ी होती है, मानो कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। और सच में हमारे हीरो थोड़ी देर तो बर्दाश्त करते हैं, बाद में उन्हें क्या होता है पता नहीं, और फिर वो कहते हैं कि क्या बकवास है सच में। और फिर उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर आओगी तो मैं तुम पे रहम करूंगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर अपने दिल में सोचने लगता है कि हाँ, इतना काफी है, अब देखना, अब ये गुस्से में यहाँ से निकल जाएगी। हमारी हीरोइन को तो गुस्सा आता है और एकदम से उसका हाथ खींचकर उसे सीधा कर देती है और रोक देती है। और तभी हमारे हीरो से पलट कर देखते हैं कि ये क्या कर रही है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, वो क्या, मैं क्या कर सकती हूँ? और फिर हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि इसे क्या हुआ, और एकदम से उसका हाथ पकड़ के वो उस पे किस करने लगती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? ये हमारी हीरोइन का ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं होता। हाँ, ये तो सच में उसे एक्साइटेड कर देता है। और हमारी हीरोइन बहुत ही प्यारी आंखों से उसे देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। एक्चुअली तुम्हें क्या पसंद है और इसमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। और फिर एकदम से हमारे हीरो को देखने लगती है कि कुछ भी पता नहीं है। एक्चुअली तुम्हें क्या पसंद है और इसमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। और फिर एकदम से हमारे हीरो को देखने लगती है, क्योंकि हमारे हीरो तो इस वक्त अपना होश गंवा चुके होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। और वो सोचती है क्या इसे ये सब पसंद नहीं है? तो फिर उसे याद आता है कि लड़कियां अक्सर क्या बोलती हैं, क्या हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्या, और बेडशीट गंदी हो गई क्या सारी ब्लड से? और फिर हमारी हीरोइन सोचती है इसमें ब्लड भी इन्वॉल्व है क्या, तो इसका मतलब जख्म भी होगा ना कहीं कहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी युद्ध में बहुत कुछ होता है, तो आज के दिन मैं ये बर्दाश्त कर ही सकती हूँ अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो। और फिर हमारे हीरो हिम्मत करके उसे कहते हैं कि सुनो आशा। और हमारी हीरोइन तो एकदम से सीरियस हो जाती है और सीधी खड़े होकर कहती है कि यस सर। मतलब यहाँ पे उसे कोई कमांड नहीं मिलने वाली है, वो युद्ध में नहीं है। और सच में हीरो तो परेशान हो जाता है और माथे पे हाथ मार के कहता है कि बस बहुत हुआ, अब जो कुछ भी हो गया यहाँ तक काफी है। और हमारी हीरोइन कहती है ठीक है, मैं समझ गई, रात बहुत ज्यादा हो रही है ना। और फटाक से वो बिस्तर की ओर भागने लगती है। और हमारे हीरो कहते हैं अरे ये तुम क्या कर रही हो अब? और हमारी हीरोइन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके बेड पर आराम से बेचारी एक पोज दे के बैठ कर कहती है, हाँ अब हमें यहाँ पर बिस्तर पे लेटना चाहिए, है ना, यही टाइम हो चुका है ना। और हमारे हीरो तो सच में परेशान हो जाते हैं और उसके पास आकर कहते हैं कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना, मुझे एम्बैरस करने के लिए। तुम पहले कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती थी जैसे तुम आज कर रही हो। और अपने मन में सोचते हैं कि मैं इसे कितना भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये है कि यहाँ से जा ही नहीं रही। और फिर हमारी हीरोइन बेचारी निराश होकर कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है ना, तो मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, है ना। बात सुन के हमारे हीरो गुस्से से कहते हैं प्रॉब्लम तुम्हारे कपड़े नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम बिहेव मेरे साथ इस वक्त कर रही हो, सुना तुमने। को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे ये सब पसंद है, बस तुम्हारा व्यवहार नहीं। और फिर तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है गुस्से से और उसे इस तरीके से बिस्तर पे पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है मैंने कितने एफर्ट्स लगाए हैं ये सारी तैयारी करने के लिए, और तुम मुझे ये बोल रहे हो, हाँ जब से यहाँ पर आई हूँ तुम मुझे रिजेक्ट किए जा रहे हो और यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारी नापसंद की नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो फिर हमारे हीरो एकदम से हीरोइन को इस तरीके से अपने ऊपर देखकर अपना होश ही खो देते हैं और चुप हो जाते हैं। और तभी हमारी हीरोइन बेचारी बहुत ही प्यार से अपने गाल लाल करके उसे देखने लगती है और हमारे हीरो भी उसे देखते हैं। इससे पहले कि हमारे हीरो फिर से कुछ बोल पाते,
वो हमारे हीरो को किस करना शुरू कर देती है और ये देखकर तो हमारे हीरो एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखें फटी रह जाती है। मगर फिर वो हमारी हीरोइन को अब इनकार करना बंद कर देते हैं और इस तरीके से वो भी फ्लो में बहने लगते हैं और हमारी हीरोइन को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं और इस तरीके से इनका रोमांस शुरू हो जाता है। और हमारे हीरो तो सच में इस वक्त कोई भी ना सुनने के मूड में नहीं होते और ना ही ना करने के मूड में होते हैं और इस तरीके से जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी हमारी हीरोइन एकदम से कांपने लगती है और ये देखकर तो सच में हीरो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में तलवार चलाने वाली लड़की इस वक्त कांप रही है। तो वो उसे देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम नर्वस हो रही हो क्या? और सच में हमारी हीरोइन के तो गाल बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं और तभी हमारे हीरो प्यार से उन गालों को सहलाते हुए कहते हैं फिक्र मत करो, ज्यादा दर्द नहीं होगी। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि वो बात नहीं है, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और तभी हमारे हीरो उसकी तरफ देखकर और कुछ सोचते हुए कहते हैं कि मेरे साथ भी सेम है, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि क्या कहा आपने? और फिर एकदम से हमारे हीरो कुछ नहीं कहते और फिर वो कहती है चलो छोड़ो ये बातें, अगर इस वक्त आप कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं, जहाँ कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मुझसे रख रहे हैं तो आप बेझिझक होके मुझे बोल सकते हैं। पर इस तरीके से मैं आपके एहसानों का बदला चुका सकूं तो मेरे लिए काफ़ी होगा। आपकी जो कमांड होगी मैं वैसा ही करूंगी। और ये बात काफ़ी होती है इस वक्त का माहौल बदलने की। हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे एक चीज़ पहले चेक कर लेने दो, अगर तुम यहाँ पर इसलिए आई हो कि मैंने वार में तुम्हारी मदद की है और तुम अपनी बॉडी से उसकी कीमत चुकाने वाली हो तो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मगर अगर सच में जेन्युइनली तुम मुझे चाहती हो कि मैं ये सब कुछ करूं तो यकीन मानो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। और फिर हमारी आशा एकदम से उसे देखने लगती है और हमारे हीरो कहते हैं कि बताओ आशा, क्या चाहती हो तुम? मुझे देखकर बोलो कि क्या सच में तुम मुझे चाहती हो या सिर्फ एक पेमेंट पूरी करने के लिए, एक रात बिताने के लिए तुम यहाँ पर आई हो? तो हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि क्या सच में मैं इस इंसान को चाहती हूँ? ये क्या है, ये कौन सी फीलिंग है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और हमारे हीरो कहते हैं कि शायद तुम ये सब नहीं चाहती है ना, और फिर वो वहां से जाने लगते हैं। और तभी हमारी हीरोइन कंफ्यूज सी होकर उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें चाहती हूँ या नहीं, या इस वक्त मैं सिर्फ पेमेंट देने के लिए आई हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानती हूँ कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और क्या तुम प्लीज मुझे गले लगा सकते हो, प्लीज हग मी। और सिर्फ यही अल्फाज काफी होते हैं हमारे हीरो के जज्बात को शेक करने के लिए। और फिर हमारे हीरो भी एक पल नहीं लगाते, हमारी हीरोइन को वो वहीं पर बिस्तर पर लेटा के उसे हग करने लगते हैं और उसे किस करने लगते हैं। और इस तरीके से शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन रात की, जो कि हमारे प्रिंस और प्रिंसेस एक साथ बिताते हैं पहली बार। और सच में इस खूबसूरत रात के बाद जब सुबह होती है तो दोनों एक ही बिस्तर पर होते हैं और सूरज की किरणें अंदर आती हैं। जब सूरज की रोशनी हमारी परवाज़ पर पड़ती है तो वो अपनी आंखों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हिलाकर और कहती है कि लगता है सुबह हो चुकी है, सूरज पूरा ऊपर तक चढ़ के आ चुका है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और ये सोचकर वो वहाँ से धीरे धीरे से निकलने लगती है कि कहीं प्रिंस ना उठ जाए, इससे पहले कि वो उठे मुझे यहाँ से निकलना होगा, कि हमारे महाराज उठे और किसी को भी पता चले कि उसने रात यहाँ पर प्रिंस के साथ बिताई है। इसलिए वो अपने उसी रूप में लौट जाती है जिस रूप में उसने इस कमरे में एंट्री की होती है, जैसे कि नकाब ऊपर ओढ़ लेती है अपनी नाइटी के और चुपचाप
वहां से दबे पांव निकल जाती है ताकि किसी को कानो कान खबर न हो कि कल रात उसके साथ कैसी बीती। और जब वो अपने कमरे में आती है तो एकदम से एक गहरी लंबी सांस लेती है और एकदम से याद करने लगती है उन पलों को जो वो बिता कर आई थी प्रिंस के साथ। उसे वो प्रिंस की सारी बातें याद आती हैं जब प्रिंस उसे कह रहे थे कि क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। उसकी वो आंखें वो अब तक उसके चेहरे से हट नहीं रही थी और प्रिंस का वो उसे प्यार से बोलना, आशा प्लीज रिलैक्स करो थोड़ा। और सच में ये बहुत ही रोमांटिक था, जिसे याद करके उसका चेहरा अभी भी लाल हो रहा था और उसे वो ही बात याद आ रही थी कि अगर तुम मुझे चाहती हो तो मैं आज रात बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तो वो एकदम से सोचती है कि मैंने उसे रोका क्यों नहीं, और फिर एकदम से खुद को संभालती है मुंह पर थप्पड़ मार के कि आशा होश में आओ, तुम ये क्या सोच रही हो, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। इस कुछ वक्त की फीलिंग है, मैं ये सब भूल जाऊंगी, या शायद इसलिए है ये सब क्योंकि ये मेरा पहली बार था और शायद वो ऐसा बिहेव हर एक लड़की के साथ ही करता होगा ना, ऐसे ही सबके साथ वो अच्छे से पेश आता होगा। मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं उसे सच में चाहती हूँ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। और मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती ना, क्योंकि मैं तो असली प्रिंसेस भी नहीं हूँ। कौन मानेगा मुझे प्रिंसेस। सच में ये सब कुछ वक्त के लिए था, रात गई बात गई। और इधर दूसरी तरफ सुबह होती है हमारे प्रिंस के लिए, जब वो उठते हैं और जिधर परवाज लेटी हुई होती है वहां पर हाथ मार कर आंखें बंद करके देखते हैं कि वो कहाँ पर है, मगर उन्हें कोई भी चीज महसूस नहीं होती। और तभी वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अभी तक बेचारे पूरी तरीके से होश में भी नहीं होते और उनके लिए ये सच में झटके वाली बात होती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परवाज इतनी जल्दी चली जाएगी। और फिर वो यही सोचते हैं कि कहीं उसी की गलती है, वो बेचारी तो उनका इंतजार कर रही होगी उठने का और उसे उठाया नहीं होगा क्योंकि वो सो जो रहे थे। और बेचारे फटाफट से उठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे उसके साथ अभी लंच करना चाहिए, हाँ मैं उसे लंच करने के लिए बुलाता हूँ। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि किसी के साथ रात बिताने के बाद उसके साथ क्लोजनेस थोड़ी बढ़ सी जाती है। ये फीलिंग सच में हमारे प्रिंस के लिए बहुत ही नई थी और कहीं ना कहीं ये फीलिंग हमारे प्रिंस के गाल लाल भी कर रही थी, ये सोचकर कि सच में अब वो प्रवास के थोड़े क्लोज से आ गए हैं एक रात बिताने के बाद ही। और फिर वो सोचते हैं कि हाँ मैं उसे अभी ये संदेश भेजता हूँ। बेल बजाते हैं और एक मेड आता है और उसे कहते हैं कि मेरी वाइफ को संदेश भेजा जाए कि लंच के बारे में उसका क्या ख्याल है। और इस तरीके से वो सोचते हैं कि जब वो आएगी तो मैं उसके गालों पर एक किस तो कर ही सकता हूँ ना। हमारे प्रिंस तो काफी एक्साइटेड होते हैं इस रात के बाद, मगर उनके सारे इरादों पर पानी फिर जाता है जब वो हमारी आशा को उसी वेशभूषा में देखते हैं और उसी बिहेवियर में जैसे कि वो पहले थी, जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। हमारी परवाज तो शायद इसे अब तक एहसान समझकर ही सोच रही थी कि उसने एक रात बिताई क्योंकि उन्होंने उसकी युद्ध में हेल्प की। हमारे हीरो को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब सी घुटन सी थी। जब हमारी हीरोइन आकर कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और हमारे हीरो कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो, मगर खाने पर भी हमारी हीरोइन कोई अच्छा यादा रिस्पांस नहीं दे रही होती, जिसे देखकर हमारे हीरो को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है या सच में। और कहीं ना कहीं उनकी तो भूख ही मर जाती है, कहाँ वो इतने एक्साइटेड थे उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, मगर हमारी हीरोइन भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नोट कर रही होती है। और फिर वो हमारे हीरो से कहती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आशा कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप परेशान हैं किसी बात से। तो हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे किस बात की परेशानी होगी, बताओ मुझे। तो हमारी आशा देखकर कहती है कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ आपने अच्छे से खाना नहीं खाया है, आप कहीं किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, कल रात कोई आपकी नापसंद चीज हुई है। और वो कहीं ना कहीं खुद को गिल्टी मान रही होती है। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि कल रात एक लड़की थी जो मेरे साथ रात बिताना चाहती थी। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में, और मेरी वजह से शायद हाँ उसकी वो तमन्ना अधूरी रह गई, माफ कीजिएगा।
और हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में डम होने का नाटक कर रही है या इससे सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। क्या सच में इसे कोई फीलिंग्स नहीं है? कल रात तो कुछ और ही थी ये। और फिर वो कहते हैं कि मैडम ड्रूपेट और प्रोफेसर की बेटी वो कल रात हमारी पार्टी में शामिल नहीं हो सके। मुझे लगता है कि उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लेना चाहिए। तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ आपको ठीक लगे तो ठीक है। तो हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि ये कितनी जल्दी मान गई, इसे कोई जेलसी भी नहीं हो रही। और फिर वो कहते हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें मुझे कुछ कहना भी नहीं है ना? यही है ना बस। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है तो क्या अब मुझे रात को भी यहाँ पर डिनर पर आना होगा? और ये सवाल तो हमारे हीरो के लिए सच में अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो तो कुछ और उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो कुछ और बोलेगी। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारा जो मन में आए तुम वो कर सकती हो, और अपना आगे पड़े हुए खाने को वैसे ही छोड़ देते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं कि ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए या नहीं। ये कहकर वो आशा को वहीं पर टेबल पर छोड़कर चले जाते हैं और आशा से डिनर का टाइम आ जाता है, जब चारों के चारों आमने सामने बैठे होते हैं और हमारी परवाज़ भी चुप होती है। और तभी हमारी डुडपिट और प्रोफेसर की बेटी कहती है कि वैसे तो देर हो चुकी है मगर फिर भी बधाई हो आपको युद्ध जीतने की और सही सलामत वापस लौटने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ शुक्रिया इस चीज़ के लिए, और सोचने लगते हैं कि मुझे लगा था ये यहाँ पर कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आएगी क्योंकि यहाँ पर मैंने इन दोनों को भी इनवाइट किया है, मगर ये तो ऐसे आई है जैसे अभी भी इसने युद्ध में ही जाना हो और एक जंग के लिए तैयारी कर रही हो। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे महाराज तो सिर्फ उसे जेलस फील कराना चाहते थे, और जो कि वो साफ साफ देख रहे थे कि उसे बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं हो रही है। तो क्या सच में ये फीलिंग सिर्फ एक तरफा थी? और इसके साथ ही हम इस खूबसूरत सी स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं जानती हूँ आप इसके नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं और बहुत सारी स्टोरीज जो बाकी चल रही हैं उनके नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं, मगर एक टाइम पे सिर्फ एक वीडियो आ सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मैं बहुत जल्द से जल्द सारी वीडियोस फटाफट बना के आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और आपको सारी वीडियोस प्रॉपर दिखाना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा साथ दें और मैं जल्द से जल्द आपके सारे फेवरेट जो मैनहुआ चल रहे हैं उनके सारे पार्ट लेकर आऊँगी। कीप सपोर्टिंग मी गाइज, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय ऑल।